नमस्कार मित्रों, मैं दीपक रतवार आप सबका पुनः स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके चैनल पे। और आज हम लेकर के चलेंगे कल की श्रृंखला से आगे के क्वेश्चन। आपको तो पता ही होगा, हम एक रीट मेंस 2023 में आए हुए सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से डिस्कस कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस रीट मेंस में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे आपके सेकंड ग्रेड में आए हुए क्वेश्चनों को, फर्स्ट ग्रेड में आए हुए क्वेश्चनों को, और विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में आए हुए साइकोलॉजी के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ अपन डिस्कस करते चलेंगे आपके मेथड के क्वेश्चनों को। ओके, तो ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, कुछ बच्चों का ये मानना होगा सर प्रीवियस जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं तो उनको ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों ऐसा है कि इनके माध्यम से आप आने वाले पेपर का एक लेवल समझ सकते हो। आने वाले पेपर का लेवल समझ सकते हो कि 2026 में जो पेपर होने वाला है हमारा, उस पेपर में कौन से लेवल के क्वेश्चन आएंगे और उनके लिए आपकी प्री प्लानिंग क्या है और क्या क्या आपने सोच रखा है रीट 2026 के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए। तो लेकर के चलते हैं आप सबको हमारे और प्रश्नों की बहुत बड़ी श्रृंखला में, प्रश्नों के समंदर में, जहां आप मुझे उम्मीद है पूरी तरीके से तैर के किनारे तक भी आओगे। और उम्मीद है आपके सारे क्वेश्चन सही जाने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो भी सॉल्यूशन आप देख रहे हैं उसमें कई कभी बहुत सी जगह मैं शॉर्ट ट्रिक का यूज़ कर रहा हूँ। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, मैं केवल ऐसे नहीं कि केवल इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल है। मुझे उन ट्रिकों पर पिछले कई एग्जाम्स का अनुभव है कि वन लाइनर जो क्वेश्चन है सीधे वहीं से आ जाते हैं। 80 से 90% एक्यूरेसी के साथ वो ट्रिक काम करते हैं अगर उन ट्रिकों को आप पढ़ते हैं। और पूरे 100% के लिए अपन पूरा सॉल्यूशन देखते हैं, पूरा मेथड देखते हैं, तो ट्रिक भी आपके लिए उपयोगी है, मेथड भी आपके लिए उपयोगी है। जो चीज़ आपको अच्छा लगे उस तरीके को आप अपने जहन में रखिए, रिवाइज करिए और रिवाइज करने के साथ साथ अपने तैयारियों को और धार दीजिए। लेकर के चलते हैं आपके क्वेश्चनों की श्रृंखला की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, द बैकवर्ड चाइल्ड पुस्तक के लेखक हैं। द बैकवर्ड चाइल्ड पुस्तक के लेखक हैं, रीट मेंस L2 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। द बैकवर्ड चाइल्ड पुस्तक के लेखक हैं। तो द बैकवर्ड चाइल्ड पुस्तक के जो लेखक हैं बच्चों, वो हैं आपके सिरिल वर्ट एवं वर्नन। द बैकवर्ड चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? सिरिल वर्ट। अच्छा, सिरिल वर्ट से संबंधित कुछ चीजें मैं बताता हूं। तो सिरिल वर्ट और इनके साथ साथ एक और मनोवैज्ञानिक है एवं बर्नन। सिरिल वर्ट एवं बर्नन, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था बुद्धि का, और वो सिद्धांत था पदानुक्रमिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया? पदानुक्रमिक सिद्धांत इन्होंने दिया। और इस पदानुक्रमिक सिद्धांत के अंतर्गत अगर अपन देखें बच्चों, सिंपल है, इट्स सो सिंपल। सिंपल इतना है कि आप स्पीयरमैन याद रखो, बस सिंपल इतना है कि आप सिर्फ स्पीयरमैन याद रखो। सिरिल बर्ट एवं बर्नन ने इन्होंने 1985 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। ओके, और इस 1985 के अंतर्गत इन्होंने, सिरिल बर्ट एवं बर्नन ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत 4 पद बताए। कितने पद बताए? 4 पद बताए, और जो कि एक निश्चित क्रम में बताए। कौन से क्रम में? एक निश्चित क्रम में होना बताया उन 4 पदों को। अब मुद्दे की बात बच्चों ये आती है कि 4 पद हैं कौन कौन से। तो आपको अच्छी तरीके से पता है, मैंने अभी ये कहा था कि स्पीयरमैन याद रखो। और जब आपको स्पीयरमैन याद है तो निसंदेह बच्चों आपको सामान्य तत्व भी याद होगा और विशिष्ट तत्व भी याद होगा। तो इन्होंने अपने 4 पदों में पहला जो पद दिया, जिसको इन्होंने स्पीयरमैन के सामान्य तत्व को उच्च स्थान दिया। क्या? उच्च स्थान पर इन्होंने स्पीयरमैन के सामान्य तत्व को रखा। कौन से तत्व को रखा? सामान्य तत्व को रखा। अच्छा, और सबसे निम्न स्थान पर जो तत्व रखा इन्होंने, वो रखा इन्होंने विशिष्ट तत्व को। कौन से तत्व को? विशिष्ट तत्व को इन्होंने सबसे निम्न स्थान पर रखा। इसको उच्च स्थान पर रखा और इस विशिष्ट तत्व को इन्होंने रखा निम्न स्थान पर। कौन से स्थान पर? निम्न स्थान पर।
अच्छा, और अगर थोड़ा सा मुद्दा और बढ़ाएं तो इसके अंतर्गत इसके द्वारा कौन कौन से तत्व दिए गए, तो एक है मुख्य कार्य मानसिक योग्यता, मुख्य कार्य मानसिक योग्यता, और तीसरे नंबर पे है लघुकारी मानसिक योग्यता, लघुकारी मानसिक योग्यता, लघुकारी मानसिक योग्यता। अच्छा, अगर अपन बात करें मुख्यकारी मानसिक योग्यताओं में, इन्होंने वर्बल एजुकेशन को रखा। मुख्यकारी मानसिक योग्यताओं में इन्होंने किसको रखा? वर्बल एजुकेशन को रखा, वर्बल एजुकेशन को रखा, जिसको आप VED के नाम से जानते हो। और उन्होंने लघुकारी मानसिक योग्यता में KM निडल मैकेनिज्म को रखा। ओके, तो ये आपका सिद्धांत होता है आपके सिरिल वर्ट एवं वर्णन का पदानुक्रमिक सिद्धांत। और जो कि सिरिल वर्ट एवं वर्णन की एक और, सिरिल वर्ट की एक पुस्तक और मैं आपको बता देता हूँ, जो ये सिद्धांत जिस पुस्तक में दिया गया, उस पुस्तक का नाम है बियॉन्ड IQ, द बियॉन्ड IQ, द बियॉन्ड IQ इनकी एक अलग पुस्तक है जिसके अंतर्गत इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। तो उम्मीद है आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा। द बैकवर्ड चाइल्ड नामक पुस्तक किस मनोविज्ञान से संबंधित है? तो बच्चों याद रखो, द बैकवर्ड चाइल्ड पुस्तक जिस मनोविज्ञान से मनोवैज्ञानिक से संबंधित है, जिनका नाम है सिरिल वर्ट। क्या नाम है? सिरिल वर्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। आर्मी अल्फा परीक्षण उदाहरण है शाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण का, शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का, अशाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण का, अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का। देखो सिंपल सी अगर मैं बात करूं बुद्धि परीक्षणों की, ओके ना, बुद्धि परीक्षणों की अगर अपन बात करें तो सिंपल से कुछ बुद्धि परीक्षण से संबंधित कुछ बातों को डिस्कस करते हैं कि बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो बुद्धि परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था बच्चों आपके अल्फ्रेड बिने ने, सॉरी, बुद्धि परीक्षण शब्द का प्रयोग किया था आपके कैटल ने। कब किया? 1890 में। कौन सी पुस्तक थी? मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट नामक पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने पहली बार मानसिक परीक्षण या बुद्धि परीक्षण शब्द का प्रयोग किया गया। अच्छा, बुद्धि परीक्षण शब्द के बारे में अगर अपन आगे चलें, एक शब्द आता है मानसिक आयु। तो मानसिक आयु शब्द का जो प्रयोग किया था, मानसिक आयु शब्द का, मानसिक आयु शब्द का जो प्रयोग किया था वो 1908 के अंतर्गत अल्फ्रेड बिने के द्वारा किया गया, अल्फ्रेड बिने के द्वारा किया गया। अच्छा, क्वेश्चन आए कि दुनिया का पहला बुद्धि परीक्षण तैयार किसने किया? दुनिया का या विश्व का पहला बुद्धि परीक्षण तैयार किसने किया? तो पहला जो बुद्धि परीक्षण है, पहला बुद्धि परीक्षण, पहला बुद्धि परीक्षण तैयार किया था आपके अल्फ्रेड बिने ने। किसने? अल्फ्रेड बिने ने। और ये तैयार कब किया था? 1905 में। कब? 1905 में। कौन सी भाषा में था? इसकी भाषा थी फ्रेंच भाषा। कौन सी भाषा बच्चों? फ्रेंच भाषा में ये परीक्षण था। प्रश्नों की संख्या कितनी थी? तो प्रश्नों की संख्या इसके अंतर्गत थी बच्चों 30। कितनी थी? 30 इसकी प्रश्नों की संख्या थी। अब मुद्दे की बात आती है कि बुद्धि परीक्षण एक्चुअली में होते कितने प्रकार के हैं? बुद्धि परीक्षण होते कितने प्रकार के हैं? तो बुद्धि परीक्षणों की अगर अपन बात करें बच्चों, तो बुद्धि परीक्षण होते हैं आपके दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के बुद्धि परीक्षण होते हैं बच्चों। कौन कौन से? एक तो होता है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और एक होता है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। एक तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है और दूसरा होता है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है। अच्छा, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार का होता है? तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी आपके दो प्रकार का होता है। एक तो होता है व्यक्तिगत और दूसरा होता है सामूहिक। दूसरा क्या होता है बच्चों? सामूहिक।
अशाब्दिक भी आपके दो ही प्रकार का होता है, एक तो व्यक्तिगत और दूसरा होता है सामूहिक। दूसरा क्या होता है? सामूहिक। बुद्धि परीक्षण आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और दूसरा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण आपके दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक। अशाब्दिक भी आपके दो ही प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक। मुद्दे की बात यह आती है बच्चों की अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के दो अन्य प्रकार और हम पढ़ते हैं। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के दो अन्य प्रकार और हम पढ़ते हैं, और वो दो अन्य प्रकार हैं, एक तो पेपर पेंसिल परीक्षण, पेपर पेंसिल परीक्षण, और दूसरा है निष्पादन या क्रियात्मक परीक्षण। निष्पादन परीक्षण या आप कह सकते हैं क्रियात्मक परीक्षण। ओके, तो ये आपके सामने चलते हैं। अब एक और अन्य बात अपन ये देखते हैं कि 1917 में 1917 में एक ऑटियर्क्स नाम के एक विद्वान थे। कौन थे? ऑटियर्क्स नाम के एक विद्वान थे। ऑटियर्क्स विद्वान के साथ साथ एक अमेरिकी सेना में एक आर्मी मैन थे, फौजी थे, और इन्होंने दो बुद्धि परीक्षणों का एक दो बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया, और उन दो बुद्धि परीक्षणों में परीक्षण शामिल किए थे। पहला परीक्षण था बच्चों आर्मी अल्फा परीक्षण। दूसरा परीक्षण था आर्मी बीटा परीक्षण। आर्मी बीटा परीक्षण। आपको याद ये रखना है कि ऑटियर्क्स ने जिन दो परीक्षणों का निर्माण किया वो परीक्षण दोनों ही सामूहिक थे। कौन से परीक्षण थे? सामूहिक परीक्षण थे। कौन से परीक्षण थे? सामूहिक परीक्षण का निर्माण किया। और सामूहिक परीक्षण आपके सामने अब कितने हो गए बच्चों? दो परीक्षण आपके सामने सामूहिक परीक्षण हो गए। और वो दो परीक्षण कौन कौन से हैं? दो परीक्षण हैं आपके। पहला तो हुआ आर्मी अल्फा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण। ओके, अब मुद्दे की बात आपके यहां से चीजें क्लियर हो रही हैं। देखो, सामूहिक जो परीक्षण है वो दो प्रकार से इन्होंने बताए हैं, और दो प्रकार की अगर अपन बात करें तो वो कौन से? एक तो आर्मी अल्फा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण। आर्मी अल्फा परीक्षण था वो शाब्दिक या पढ़े लिखे या मैं यूं कहूं शिक्षित लोगों के लिए था, और बीटा जो परीक्षण था वो अशाब्दिक के अंतर्गत या अशिक्षित लोगों के लिए परीक्षण का निर्माण किया गया। तो परीक्षण आर्मी अल्फा परीक्षण जो बनाया गया था वो शाब्दिक था, और आर्मी बीटा अशाब्दिक था। अब मुद्दे की बात यह है कि शाब्दिक तो था ही, इसमें पहले ही एक चीज ऐड अपन कर चुके हैं, यह है शाब्दिक के साथ साथ कौन सा परीक्षण है? आपका सामूहिक परीक्षण है। तो अब वापस से आपके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इजीली आप इसका आंसर करोगे। आर्मी अल्फा परीक्षण उदाहरण है, आर्मी अल्फा परीक्षण उदाहरण है। देखो, व्यक्तिगत है ही नहीं, ठीक है, व्यक्तिगत हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा परीक्षण ये कैसा है बच्चों? आपका सामूहिक परीक्षण है। कैसा परीक्षण है? सामूहिक परीक्षण है, तो व्यक्तिगत का तो कैसे भी एक संभावना भी नहीं हो सकती। अब एक तो है शाब्दिक सामूहिक और दूसरा है शाब्दिक अशाब्दिक सामूहिक। तो ऐसी स्थिति में अपन देखते हैं, ऐसी स्थिति में अगर अपन देखें तो हमारा जो आंसर जाएगा पूरी तरीके से, या अपन बात करें हमारे इस आंसर की, तो जाएगा आर्मी अल्फा परीक्षण शाब्दिक सामूहिक परीक्षण है, और बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई अगर किसी बच्चे को यहाँ से कोई स्क्रीनशॉट लेनी है तो वो ले सकता है, अदरवाइज आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, ये थोड़े से टाइपिंग मिस्टेक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित संबंधित नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? तो कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं लग रहा है? एक बार अपन देखें कि यह एक व्यवहार परक विज्ञान है, यह एक व्यवहार परक विज्ञान है, यह एक सामाजिक विज्ञान है, यह एक धनात्मक विज्ञान है, यह एक मानकीय विज्ञान है। तो अगर मैं बात करूं, आप याद रखना, सिंपल सी चीज एक बात बताऊं कि एक शब्द है हमारा मानक। क्या है? मानक शब्द है। और इस मानक शब्द को, जिसको इंग्लिश में स्टैंडर्ड कहा जाता है, जिसको मनोविज्ञान के अंतर्गत इसका अर्थ नकारात्मक रूप में लिया जाता है। कौन से रूप में लिया जाता है? नकारात्मक रूप में अर्थ लिया जाता है। नकारात्मक रूप में अर्थ लिया जाता है। नकारात्मक रूप में अर्थ लिया जाता है, मतलब इसका यह है कि ये एक शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा मनोविज्ञान है जिसके सारे के सारे नियम फिक्स हैं। इसका एक प्रॉपर लेवल है, एक स्तर है, एक क्राइटेरिया है। जबकि शिक्षा मनोविज्ञान हर एक तरीके के बच्चे को स्वीकार करता है। इस शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार एक ये स्थिति होती है कि इसके अंतर्गत सभी प्रकार के बालकों को विशिष्ट माना गया है। शिक्षा मनोविज्ञान किसी भी एक प्रकार के बच्चे को एक महत्वपूर्ण या एक महत्व नहीं देता, यह सभी बच्चों को एक जैसा ही एक स्तर प्रदान करता है। जबकि इस मानकीय विज्ञान इस बात का एक अर्थ निकालता है कि यह विज्ञान केवल एक ही पद्धति को अप्लाई करता है, केवल एक ही विधि से हम किसी भी चीज के बारे में जान सकते हैं, जबकि हम अन्य अन्य अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है बच्चों, वो राइट आंसर जाएगा यह है, क्योंकि इसके अंतर्गत आपसे नहीं पूछा गया है। क्या पूछा गया है? नहीं पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, तनाव को कम करने के लिए अचेतन मन का प्रयोग करना क्या कहलाता है? तनाव को कम करने के लिए अचेतन मन का प्रयोग करना क्या कहलाता है? अचेतन मन का प्रयोग करना क्या कहलाता है? रक्षात्मक युक्तियां कहलाती हैं, अवधान प्राप्ति कहलाता है, प्रत्यक्ष बाधा निवारण कहलाता है, लक्ष्यों का विश्लेषण कहलाता है। देखो सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन आए हैं बच्चों, जिन्हें अभी हम पढ़ करके ऐसे लगता है कि यार ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं, जो मतलब पढ़ते ही उसके बारे में सीधा सा आंसर उत्तर तुरंत ही जहन में आता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन अपन देखने को मिले हैं लास्ट 2023 की रीट में। और इन्हीं क्वेश्चनों का एक अगले लेवल की तैयारी करो आप, एक अगले लेवल से आप तैयारी करोगे। अगर थोड़ा सा कठिनता की ओर जाता है पेपर, तो आपकी तैयारी को कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको जैसे जिस क्वेश्चन को अभी अपन पढ़ रहे हैं, आपको ऐसा कुछ ना हो कि तनाव को कम करना पड़े आपको कभी। तो उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अचेतन मन का प्रयोग करने क्या कहलाता है? सिंपल सा याद रखना, रक्षात्मक युक्तियां। क्या कहलाता है? रक्षात्मक युक्तियां। रक्षात्मक युक्तियां एक्चुअली में क्या है? एक शब्द आपने सुना होगा, समायोजन। क्या? समायोजन आपने एक शब्द सुना होगा, और समायोजन हिंदी के दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसे आप सम प्लस आयोजन आप कहते हैं। जहां सम का अर्थ होता है अच्छी तरह से, और आयोजन का अर्थ होता है व्यवस्था करना। क्या करना? व्यवस्था करना। मतलब अच्छी तरह से व्यवस्था करके, अच्छी तरह से व्यवस्था करके अपनी परिस्थितियों को अपने अनुकूल, या अपनी परिस्थितियों का स्वयं के प्रति, या अपना और अपनी परिस्थितियों के साथ अच्छी तरह से व्यवस्था करके एक तालमेल स्थापित करना क्या कहलाता है बच्चों? समायोजन कहलाता है। लेकिन ऐसी स्थिति जब स्वयं व परिस्थितियों के मध्य तालमेल स्थापित नहीं हो पाता है, याद रखना, तालमेल स्थापित नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति समायोजन के विपरीत एक शब्द चलता है, जिसे आप कुसमायोजन कहते हो। क्या कहते हो? कुसमायोजन कहते हो, मेल एडजस्टमेंट कहते हो, या अनएडजस्टमेंट कहते हो। और कुसमायोजन के अंतर्गत व्यक्ति मानसिक रोगों का शिकार होता है। व्यक्ति कौन से रोगों का? मानसिक रोगों का शिकार होता है बच्चों, मानसिक रोगों का शिकार होता है व्यक्ति, मानसिक रोगों का शिकार होता है। और मानसिक रोग एक्चुअली में हैं कौन कौन से, अगर वो सिंपल सी बात अपन याद रखें, तो मानसिक रोगों के बारे में अपन अगर बात करें, तो कुसमायोजन के अंतर्गत कौन कौन से मानसिक रोग हैं, कौन कौन से बाधक तत्व हैं? समायोजन के बाधक तत्व, अगर आप कहें समायोजन के बाधक तत्व,
समायोजन के बाधक तत्व आप कह सकते हैं, या कुसमायोजन के कारण आप कह सकते हैं। कुसमायोजन के कारण आप कह सकते हैं। अच्छा, ये हैं कौन कौन से? तो अगर इनके कारणों की बात करें तो इनके जो कारण हैं वो मुख्य कारण, आप एक सिंपल सी ट्रिक तो आप याद रख सकते हो, उम्मीद है। तो सिंपल सा याद रखना, ताश फेक। ओके। टी मतलब होती है टेंशन, ए मतलब एंजाइटी, एस मतलब स्ट्रेस, एफ मतलब फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। ए यहाँ पे साइलेंट है, ए यहाँ पे बच्चों साइलेंट है। और सी मतलब कॉन्फ्लिक्ट, क्या? कॉन्फ्लिक्ट, ये साइलेंट है। अगर अपन बात करें टेंशन, जिसे आप हिंदी में तनाव कहते हैं, क्या तनाव कहते हैं? अच्छा, तनाव एक्चुअली में है क्या बच्चों? तो याद रखना, जेम्स ड्रेवर ने कहा था कि संतुलन अगर बिगड़ जाए, व्यक्ति का असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाए, या व्यक्ति का संतुलन बिगड़ जाए, संतुलन कमजोर पड़े, तो वो स्थिति क्या कहलाती है? तनाव कहलाती है। अच्छा, अगर इसकी परिभाषा के बारे में अपन कहें तो इसकी परिभाषा अपन ऐसे कह सकते हैं कि जब व्यक्ति स्वयं को कमजोर मानने लग जाए, जब व्यक्ति स्वयं को कमजोर मानने लग जाए, कमजोर आंकने लग जाए, तथा समय व परिस्थिति के अनुसार कार्य नहीं कर पाता। जब व्यक्ति समय व परिस्थिति के अनुसार कार्य नहीं कर पाता, समय व परिस्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार कार्य ना कर पाए, ना कर पाए, तथा अपने आप को कमजोर समझना, अपने आप को, अपने आप को कमजोर समझने लग जाए, समझने लग जाए, तो व्यक्ति तनाव का शिकार होता है। किसका शिकार होता है बच्चों? तो व्यक्ति तनाव का शिकार होता है। और ये स्थिति पैदा कब होती है? जैसे एग्जाम से पहले। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि आप हम सभी यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़े हैं। तो एग्जाम से पहले जो होता है वह बालक को क्या होता है? टेंशन होता है। हालांकि कुछ बच्चों को डेली होता होगा, लेकिन इसके सिम्टम्स नहीं बता पाते होंगे कि टेंशन के दौरान होता क्या है। मैंने ऑफलाइन बैचों में बहुत सारे बच्चों से, हजारों बच्चों से पूछा है कि तुम्हें टेंशन होता है? बोल के होता है सर। अच्छा, टेंशन में होता है क्या? फिर उसके बाद बच्चे हंसने लग जाते हैं, उनको खुद को नहीं पता सर टेंशन में क्या होता है। तो टेंशन मत करिएगा। टेंशन की सिंपल परिभाषा समझते हो कि अपने आप को कम समझना क्या कहलाता है? एक तनाव होने की संभावना होती है, और अपनी उसके अंतर्गत अपनी संतुलन खो देना, अपना संतुलन खो देना। वेल, एक डिमांड के अकॉर्डिंग कार्य ना कर पाना क्या है? अंत में क्या होगा? उसको तनाव होगा। एंजाइटी क्या है? अपन बात करें एंजाइटी की, तो एंजाइटी है क्या? जिसे आप दुश्चिंता कहते हो। क्या कहते हो बच्चों? दुश्चिंता कहते हो। दुश्चिंता, दुश्चिंता कहते हो। अच्छा, दुश्चिंता एक्चुअली में है क्या? देखो, सिगमंड फ्राइड के द्वारा इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। स्पेस का अभाव है, थोड़ा इधर देख लेते हैं। एंजाइटी या दुश्चिंता, दुश्चिंता की अपन बात करें तो सिगमंड फ्राइड के द्वारा पहली बार प्रयोग किया गया इस शब्द का। सिगमंड फ्राइड के द्वारा, फ्राइड के द्वारा प्रयोग किया गया इस शब्द का। अच्छा, इसके अंतर्गत क्या होता है? जब कोई इच्छा, जब कोई इच्छा, जब कोई इच्छा, जब कोई इच्छा चेतन मन से, जब कोई इच्छा चेतन मन से, जब कोई इच्छा, सॉरी, अचेतन मन से, अचेतन मन से चेतन मन में आने का प्रयास करे, चेतन मन में आने का प्रयास करे, आने का
प्रयास करे, प्रयास करे और चेतन मन में आने का प्रयास करे और पूरी ना हो पाए, पूरी चेत और चेतन मन में, चेतन मन में वह पूरी ना हो पाए, पूरी न हो पाए, क्या कहलाता है? दुश्चिंता कहलाता है। जब यही स्थिति कोई इच्छा अचेतन से चेतन, चेतन से अचेतन, बार बार अचेतन चेतन के मध्य एक संघर्ष होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? चेतन अचेतन के मध्य संघर्ष होता है। अचेतन चेतन के मध्य, चेतन के मध्य क्या होता है बच्चों? संघर्ष उत्पन्न होता है और उस संघर्ष की ही स्थिति को क्या कहा जाता है? दुश्चिंता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुश्चिंता कहा जाता है। अगला एक शब्द अपन पढ़ते हैं, स्ट्रेस। क्या? स्ट्रेस। स्ट्रेस को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसे आप दबाव भी आप कहते हैं। क्या कहते हैं? दबाव आप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? दबाव आप कहते हो। अच्छा, स्ट्रेस के अंतर्गत होता क्या है? स्ट्रेस के अंतर्गत व्यक्ति अपनी सफलता, असफलता, व्यक्ति अपनी सफलता, असफलता तथा आत्मसम्मान के समय, तथा आत्मसम्मान के समय, आत्मसम्मान के समय, आत्मसम्मान के समय, सफलता असफलता तथा आत्मसम्मान के समय व्यक्ति जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है, व्यक्ति जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है, जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है, मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है, प्रक्रिया से गुजरता है, गुजरता है, उसे दबाव कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? दबाव कहा जाता है। ओके बच्चों, अगला एक रोग अपन पढ़ते हैं, मानसिक रोग, जिसे आप, जिसे आप कहते हैं फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, और जिसे आप कहते हैं हिंदी में भगनासा या कुंठा। अच्छा, भगनासा या कुंठा में स्थिति क्या होती है? देखो, भगनासा और कुंठा के अंतर्गत होता है बच्चों की टेंशन, एंजाइटी और स्ट्रेस तीनों का मिला जुला रूप ही क्या कहलाता है? भगनासा कहलाता है। मतलब टेंशन, एंजाइटी, तनाव, दुश्चिंता, दुश्चिंता तथा दबाव का सम्मिलित रूप, दबाव का सम्मिलित रूप, सम्मिलित रूप भगनासा कहलाता है। क्या कहलाता है? भगनासा कहलाता है। ओके, दूसरी परिभाषा क्या होती है? इसके अंतर्गत एक व्यक्ति बार बार सफल होने के प्रयास करता है। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति बार बार सफल होने के प्रयास करता है, सफल होने के प्रयास करता है, प्रयास करता है और हर बार, हर बार असफल हो जाता है, असफल हो जाता है, हो जाता है, असफल हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? भगनासा कहा जाता है या कुंठा कहा जाता है। इसके, अच्छा, भगनासा या कुंठा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की भगनासा या कुंठा होती है। और वो कौन कौन से प्रकार होते हैं अपन देखें एक बारी। एक तो होती है स्वयं आंतरिक, आंतरिक भगनासा, और एक होती है बाह्य भगनासा। मतलब स्वयं की वजह से उत्पन्न और किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से उत्पन्न। स्वयं की वजह से, स्वयं की वजह से और दूसरे व्यक्ति की वजह से, दूसरे व्यक्ति की वजह से, व्यक्ति की वजह से,
दूसरे व्यक्ति की वजह से उत्पन्न जो भी भग्नाशा है उसे क्या कहा जाता है? बाह्य भग्नाशा। अच्छा, अगर नेक्स्ट अपन चलें, एक अंतिम रोग और मानसिक रोग है जिसे आप कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। क्या? कॉन्फ्लिक्ट। और इस कॉन्फ्लिक्ट को आप हिंदी में कहते हैं द्वंद्व। क्या कहते हो बच्चों? द्वंद्व। अच्छा, द्वंद्व होता क्या है? द्वंद्व मतलब सिंपल सा आप ऐसे समझें कि किन्हीं दो में से दो में से किसी एक को किसी एक को चुनना। किसी एक को चुनते समय व्यक्ति जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है, व्यक्ति जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है, मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है उसे द्वंद्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वंद्व कहा जाता है। अच्छा, द्वंद्व के कितने प्रकार हैं? द्वंद्व के कितने प्रकार हैं तो याद रखना, द्वंद्व के बारे में सर्वप्रथम जो अध्ययन किया, द्वंद्व के बारे में सर्वप्रथम अध्ययन किया 1932 में ए आर लूरिया ने। 1932 में ए आर लूरिया। अच्छा, इसके प्रकार किसने बताए? तो प्रकार बताए थे आपके 1935 में कुर्ट लेविन ने। कुर्ट लेविन ने द्वंद्व के प्रकार बताए। कितने प्रकार का बताया द्वंद्व? 3 प्रकार का। कौन कौन से? उपागम 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 उपागम। दूसरा है परिहार 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 परिहार। तीसरा है उपागम परिहार उपागम परिहार। मुद्दे की बात ये आती है बच्चों कि इन 3 प्रकारों के अलावा भी द्वंद्व का कोई और चौथा प्रकार भी है क्या? तो निश्चित रूप से द्वंद्व का चौथा प्रकार भी आप पढ़ते हैं, और वो चौथा प्रकार दिया था के आर सीयर्स ने। किसने? सीयर्स के द्वारा यह चौथा प्रकार दिया था। सीयर्स ने द्वंद्व का चौथा प्रकार दिया था, और वो चौथा प्रकार था दोहरा उपागम परिहार द्वंद्व। दोहरा उपागम परिहार द्वंद्व। दोहरा उपागम परिहार द्वंद्व। समझ में आया? तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है जहां आप क्वेश्चन के पीछे चल सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं आप। और क्वेश्चन है, तनाव को कम करने के लिए अचेतन मन का प्रयोग करना क्या कहलाता है? रक्षात्मक युक्ति कहलाता है। अच्छा, अचेतन मन के अंतर्गत समायोजन की आप बात करते हो, सम प्लस आयोजन से बना है। और इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपनी समस्या, अपनी परिस्थितियों के साथ तालमेल स्थापित नहीं कर पाता है तो व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है। और कुसमायोजित के अंतर्गत बहुत सारे मानसिक रोग हैं जो आपके सामने हैं। इससे संबंधित इसको डिटेल में इसलिए बताया है क्योंकि आगे आने वाले कुछ सीरीज में इससे संबंधित डेप्थ के क्वेश्चन है, तो वहां आपको हेल्प मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेंज दुविधा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? देखो, हेंज दुविधा एक ऐसा व्यक्ति, मैं ऐसे मानता हूं कि कुछ लोगों को जैसे कुछ लोगों को मनोविज्ञान की फूफा जी की संज्ञा दी है मैंने, जिनमें से जीन पियाजे बड़े फूफा जी हो गए, कोहलवर्ग, थॉर्नडाइक, पावलव, गार्डनर। इसके अलावा आपने सुना होगा गिलफोर्ड। हालांकि हर एक व्यक्ति सब मनोविज्ञान में तो फूफा ही है, लेकिन मुद्दे की बात ये आती है बड़े फूफा जी कौन से हैं। और बड़े फूफा जी को आप देखते हैं कि हिंज की दुविधा का संबंध किससे है? तो हिंज की दुविधा का संबंध किससे है बच्चों? फ्राइड से है क्या? नहीं है। कोहल वर्ग से है क्या? हाँ। आगे नेक्स्ट और देख लेते हैं, चॉमस्की से है क्या? नहीं है। वाइगोत्स्की से है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर अपन बात करें हिंज की दुविधा का संबंध किससे है, तो हिंज की दुविधा का संबंध किससे है? कोहल वर्ग के नैतिक विकास से। कोहल वर्ग के नैतिक विकास से है। अच्छा, अगर अपन बात करें इस सिद्धांत के बारे में थोड़ी सी, अगर अपन बात करें तो थोड़ी सी बात एक्चुअली है क्या कि कोहल वर्ग ने नैतिक विकास की व्यापक चर्चा की। क्या की? व्यापक व्याख्या की। व्यापक व्याख्या की। तो पहली चर्चा किसने की? सर्वप्रथम चर्चा किसने की भाई?
सर्वप्रथम चर्चा सर्वप्रथम चर्चा किसने की? तो सर्वप्रथम चर्चा की थी जीन पियाजे ने। किसने? जीन पियाजे ने सर्वप्रथम चर्चा की। और व्यापक चर्चा किसने की? कोहल वर्ग ने। अच्छा, कोहल वर्ग ने अपने सिद्धांत नैतिक विकास के अंतर्गत 72 लड़कों पर प्रयोग किया। कितने लड़कों पर? इन्होंने अपने सिद्धांत के अंतर्गत 10, 13 तथा 17 वर्ष के 72 लड़कों पर प्रयोग किया। इस कारण इनके नैतिक विकास सिद्धांत को 72 बॉयज थ्योरी के नाम से भी जाना गया। 72 बॉयज थ्योरी के नाम से भी जाना गया बच्चों। अब मुद्दे की बात यह है कि इन्होंने इस सिद्धांत में प्रयोग केवल लड़कों पे किया। तो एक वर्ग ऐसा भी है जिसको ऐसी स्थिति में बुरा मानने का पूरा हक है। और वो वर्ग कौन सा है? महिला वर्ग। और उस महिला वर्ग में कोहल वर्ग की ही एक छात्रा थी। कोहल कोहल वर्ग की छात्रा, कोहल वर्ग कोहल वर्ग की छात्रा हैं। और इस कोहल वर्ग की छात्रा ने, कोहल वर्ग की छात्रा कैरोल गिलीगन, क्या नाम है बच्चों? कैरोल गिलीगन। इस कैरोल गिलीगन ने इस सिद्धांत का क्या किया? विरोध किया। इस सिद्धांत का विरोध किया, क्योंकि बताया भी गया है अगर आप कुछ नहीं कर सकते कम से कम उस चीज का विरोध तो करिए। जब विरोध की स्थिति तब पैदा हुई जब इन्होंने देखा कि इनके सिद्धांत में केवल लड़कों में नैतिक विकास बताया गया है। इस आधार पर इन्होंने इस सिद्धांत के विरोध किया। आगे इससे संबंधित और भी चीजें कुछ होंगी, उनमें और भी कुछ चीजें अपन डिस्कस करेंगे। तो अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन हो गया ना? हाँ, ओके। नेक्स्ट है एकल प्रयास अधिगम का नियम संबंधित है। एकल प्रयास अधिगम का नियम संबंधित है। एकल प्रयास संबंध देखो बच्चों, एकल प्रयास अधिगम का संबंध नियम किससे है? तो सिंपल सी एक चीज सुनते हैं और समझते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है आपका। हालांकि इसको तो एक छुट्टियों का एक ये सारे जो प्रश्न है वो मैं कुछ लेवल भी नहीं मानता ऐसे प्रश्नों का, लेकिन जब बोर्ड में है तो करना तो पड़ेगा। लाइक कुछ बच्चों को ये गले की हड्डी बन रही होंगी, तो मैं सिंपल वे में एक कॉन्सेप्ट में बिलीव करता हूँ कि अगर आपको सब कुछ आता है तो पेपर कहीं से भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। और तुम्हें सब कुछ नहीं आता है तो भी कहीं से आ जाए, क्या फर्क पड़ना है उसका। तो मुद्दे की बात यह है कि हम बेसिक चीजों को क्लियर करते चल रहे हैं। और उस बेसिक चीजों में क्लियर अपन एक निश्चित रूप से ये जो संबंध है पूरा अधिगम जुड़ा है इस। और सबसे बड़ी जो यात्रा है मनोविज्ञान में, या तो अधिगम की है और या फिर आपके एक टॉपिक है बाल विकास, उसकी सबसे बड़ी यात्रा मानी जाती है। और इस अधिगम के अंतर्गत कुछ एक कुछ संप्रदाय हैं। उन संप्रदायों में अपन कौन कौन से संप्रदाय पढ़ते हैं? देखो, एक तो व्यवहारवाद संप्रदाय की अपन बात करते हैं, ओके। दूसरा संज्ञानवाद संप्रदाय की अपन बात करते हैं। और तीसरा मानवतावाद संप्रदाय की अपन बात करते हैं। और संज्ञानवाद का भी एक स्तर ऊंचा, संज्ञानवाद का भी उच्च स्तर, संज्ञानवाद का उच्च स्तर की अगर अपन बात करें तो वो उच्च स्तर है निर्मितवाद। क्या है बच्चों? निर्मितवाद। अब मुद्दे की बात ये आती है कि मैंने यहाँ पे इनका प्रयोग क्यों किया है। तो सिंपल वे में मैं कुछ चीजें आपको बताने वाला हूँ और उन चीजों को याद रखो। पूरे अधिगम के अंतर्गत व्यवहारवाद संप्रदायों में कौन कौन से व्यक्ति ने इसमें योगदान दिया है अधिगम में, वो एक झटके में आपको पता चल जाना है। तो इसके अंतर्गत कुछ क्या क्या चीजें हो सकती है, मैं यहाँ पे एक संप्रदाय लिख रहा हूँ अधिगम से संबंधित। अधिगम अधिगम से संबंधित योगदान।
अधिगम से संबंधित। और पहला ही अपन नाम लिख रहे हैं, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद। अच्छा, व्यवहारवाद की अपन बात करें, सिंपल सा एक ट्रिक याद रखनी है, अपन तो सिंपल वे में काम करते हैं कि आप एक ट्रिक याद रखो और पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगी। ठीक है। और इसी सिद्धांत के साथ या इसमें भी एक ट्रिक आपको याद रखनी है। देखो, आज की डेट में, आज के डिजिटल युग में, जो थोड़े से डिजिटल की तरफ अपन बढ़े हैं, तो उसको लोगों ने जाने क्या ही समझ लिया, चलो वो हमारा मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि हमारा कि एक एक शब्द, एक सोशल मीडिया का आप में से लगभग हर एक बालक यूज करता है, जिसके आप व्हाट्सएप कहते हैं। क्या कहते हो? व्हाट्सएप कहते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप के अंतर्गत हम हमारे दोस्तों का ग्रुप बना लेते हैं। बिल्कुल बना लेते हैं। उस ग्रुप को बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? यस, एडमिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडमिन कहा जाता है बच्चों। और इसी से आपका एक सिंपल सा, अब उस ग्रुप को संचालन करने की जिम्मेदारी, राइट, अधिकार किसका होता है? ग्रुप एडमिन का होता है। उस ग्रुप की डीपी फोटो डालने की, परमिशन देने की किसकी जिम्मेदारी होती है? एडमिन की जिम्मेदारी है। तो इसलिए इसको एक ट्रिक में यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, और वो है, इसकी डीपी का हल, इसकी डीपी का हल एडविन के पास है। इसकी डीपी का हल एडविन के पास है। इसकी डीपी का हल, डीपी का हल एडविन के पास है। एडविन के पास है। देखो, सिंपल सी लाइन है, इसकी डीपी का हल एडविन के पास है। एक दो बार रिपीट करेंगे तो नॉर्मल सी तरीके से आपको याद हो जानी है, या आपको पता चल जाना है। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी से सीधे से लेकर के चलो स्किनर, टी से लेकर के चलो थॉर्नडाइक। थोड़ा यहीं पे आपको थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, थॉर्नडाइक। और पी से लेकर के चलो पावलव, पावलाव। हल, क्लार्क हल, क्लार्क हल। और एडविन से एडविन गुथरी, एडविन गुथरी। अधिगम के अंतर्गत कितने व्यवहारवादी हैं जिन्होंने अपना सिद्धांत दिया? और वो हैं आपके सामने पांच। एक, दो, तीन, चार और पांच। अगली लाइन अपन पढ़ते हैं। दूसरा एक संप्रदाय है जिसे आप कहते हैं संज्ञानवाद। क्या? संज्ञानवाद संप्रदाय। संज्ञानवाद संप्रदाय। और इस संज्ञानवाद के अंतर्गत कौन कौन को अपन, एक लाइन सिंपल सी अपन पढ़ने वाले हैं, और वो लाइन है, बाबू टाटा ले मेरी। बाबू टाटा ले मेरी, इसको भी डिकोड कर लेते हैं। और डिकोड में है, बा से बांडूरा, बांडूरा। हालांकि बू से आप यहाँ पे ब्रूनर निकाल सकते हैं, ब्रूनर। टा से टॉलमैन आप निकाल सकते हैं। ले से कुर्ट लेविन आप निकाल सकते हैं। और मेरी से आप मैक्स वर्दीमर आप निकाल सकते हैं। मैक्स वर्दीमर आप निकाल सकते हैं बच्चों। ओके। सिंपल सा अपन एक अगला संप्रदाय क्या है वो अगर अपन देखें, तो अगला नाम आपके सामने है मानवतावाद। मानवतावाद, ह्यूमनिस्टिक। मानवतावाद में सिंपल सी एक लाइन आप याद रखेंगे, और याद लाइन हो जानी है कि राम में मानवता बसती है। राम में मानवता बसती है। राम में मानवता बसती है। रा से एक डिकोड चलेगा आपका, कार्ल रोजर्स। और माँ से डिकोड चलेगा मैस्लो।
और यही लोग हैं जिन्होंने अधिगम के अंतर्गत अपना योगदान दिया, अपना एक सिद्धांत दिया। अब मुद्दे की बात ये आती है कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि निम्न में से कौन सा एक व्यवहारवादी जिसने अधिगम में सिद्धांत दिया, अधिगम में योगदान दिया, निम्न में से कौन सा एक व्यवहारवाद से संबंध नहीं रखता, निम्न में से शेष से भिन्न है। इस तरीके के क्वेश्चन आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर अपन इस प्रश्न को देखें वापस से, तो प्रश्न है हमारे सामने, एकल प्रयास अधिगम का नियम किसने दिया था? लॉ ऑफ वन ट्रायल लर्निंग, ये सिद्धांत किसने दिया था? अच्छा, इस सिद्धांत के बारे में अपन अगर बात करें तो ये सिद्धांत दिया था आपके एडविन रे गुथरी ने। किसने दिया बच्चों? एडविन रे गुथरी ने के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। एडविन रे गुथरी के द्वारा सिद्धांत दिया गया था। एक चीज सिंपल सी याद रखना कि एडविन रे गुथरी ही थे जिन्होंने बुरी आदत दूर करने की विधियां बताई। बुरी आदत दूर करने की विधियां बताई, और वो कितनी बताई? 3 विधियां बताई। कितनी विधियां बताई? 3 विधियां बताई। ये क्वेश्चन आया हुआ है सेकंड ग्रेड में कि बुरी आदत दूर करने की विधियां किस मनोवैज्ञानिक द्वारा बताई गई हैं? तो किस मनोवैज्ञानिक द्वारा बताई गई हैं? एडविन गुथरी के द्वारा बताई गई हैं। किसके द्वारा बताई गई हैं? एडविन गुथरी के द्वारा ये विधियां बताई गई हैं आपके सामने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो सारी चीजें अपन अगले क्वेश्चनों में डिस्कस करते हैं टाइम को ध्यान में रखते हुए। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषताएं दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय तथा उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता है। देखो, सिंपल सा एक व्यक्ति आपके सामने है और सिंपल सा नाम ही बस बोल रहा हूँ, सिंपल सा। अदरवाइज ये बहुत, अगर बुद्धि का बहुत टफेस्ट क्वेश्चनों में अगर जाता है तो वह है, वहाँ यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। नाम है हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। क्या? बहुबुद्धि सिद्धांत। अच्छा, इसके बारे में एक चीज याद रखना, यह एक कारकीय सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? कारकीय सिद्धांत है। पहली बात इंपॉर्टेंट या ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कौन सा सिद्धांत है? कारकीय सिद्धांत है। ओके। दूसरी नंबर की बात यह है कि इस सिद्धांत के माध्यम से इन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति के अंतर्गत विभिन्न योग्यताओं का समूह होता है। लगभग तो क्या, इन्होंने फिक्स ही दिया था। प्रारंभ में इन्होंने बुद्धि के 7 प्रकार, फिर उसके बाद 8-9 प्रकार दिए थे, जबकि सीबीएसई बोर्ड ने इसके 8 प्रकारों को मान्यता दी है। ये बात करते हैं दूसरों की मनोदशा। कौन सी? किसकी मनोदशा? दूसरों की मनोदशा। और सिंपल सी आप याद रखना कि अंतर केवल किससे किया जाता है? अपने आप से या दूसरों से? अंतर किससे किया जा सकता है? दूसरों से। और ऐसी स्थिति में आपके सामने एक स्थिति है यहाँ पे, एक अंतर्वैयक्तिक और एक अंतरावैयक्तिक। देखो, इन दोनों का हिंदी मीनिंग है वो लगभग आपको यहाँ पे डाउट करे, हमेशा करे। तो सिंपल सा याद रखना है, एक इंटर, ओके। और अगर इंटर को मैं इस तरीके से लिख दूं, इंटर होता है अंतरवैयक्तिक, और अंतरावैयक्तिक स्थिति बनती है। तो याद रखना, दूसरों के स्वभाव, मनोदशा के बारे में जानने के लिए बुद्धि का कौन सा प्रकार आपके सामने यूज होता है? इंटरपर्सनल या इंट्रापर्सनल, अंतरवैयक्तिक या अंतरावैयक्तिक। तो याद रखना, अंतर हमेशा दूसरों से होता है। दूसरों से होता है। अंतर हमेशा दूसरों से होता है। तो इन दोनों लाइनों को मैच करके रखना, समझ में आ जाएंगी चीजें कि अंतर और दूसरों,
अंतर और दूसरों से। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिक्रमित अधिगम निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो याद रखना, अभिक्रमित अनुदेशन। क्या? अभिक्रमित अनुदेशन। और अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में बताने वाले एक व्यक्ति हैं जिस जिस मनोवैज्ञानिक का नाम है या जिन विद्वानों का नाम है बी.एफ. स्किनर। क्या? बी.एफ. स्किनर। और इस बी.एफ. स्किनर ने अभिक्रमित अनुदेशन दिया और इसके माध्यम से, अच्छा ये कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो सीधा सा याद रखना कि स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जिसके जनक कौन है? आपके स्किनर। तो स्किनर ने बी.एफ. स्किनर ने अभिक्रमित अनुदेशन को किसके सिद्धांत के माध्यम या कौन से सिद्धांत से संबंध बताया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए एक वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह खाली जगह से प्रभावित होती है। कोहलर के नैतिक विकास से, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, या पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से। सिंपल सा याद रखना, देखो यहां से ही क्वेश्चन के लिए आपके पास एक हिंट, एक विकल्प मिलता है जहां आप पहुंच सकते हैं। वैविध्यपूर्ण वैविध्यपूर्ण कार्य। कौन से कार्य? वैविध्यपूर्ण कार्य। वैविध्यपूर्ण कार्य। अच्छा, वैविध्यपूर्ण कार्य का संबंध क्या है? तो याद रखना, गार्डनर ने, हावर्ड गार्डनर ने, किसने? हावर्ड गार्डनर ने हावर्ड गार्डनर ने अपना एक सिद्धांत दिया था, बहुबुद्धि सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था बच्चों? बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। और इस बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने बुद्धि के कितने प्रकार बताए प्रारंभ में? बुद्धि के 7 प्रकार बताए प्रारंभ में। उसके बाद पहले संशोधन में 8वां प्रकार और अगले संशोधन में 9वां प्रकार दिया था। और इस आधार पर हम कह सकते हैं एक व्यक्ति किसी एक तरीके से ना सीख करके वैविध्यपूर्ण तरीके से या विभिन्न तरीकों से एक बालक सीख सकता है। तो इस प्रश्न का सीधा सा आंसर जाएगा आपके गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित, या गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित इस प्रश्न का हल है। या फिर आप ये ऐसे कह सकते हैं कि आ, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, जो कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है। किससे संबंधित है? बहुबुद्धि सिद्धांत से। अगले प्रश्न की तरफ अपन चलें कि वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। वातावरण में वे सभी तत्व आ जाते हैं अ, जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। यह कथन है जेम्स ड्रेवर का, वुडवर्थ का, डगलस व हॉलैंड का, रूथ बेनेडिक्ट का। तो इसका सीधा सा आंसर जाएगा आपका डगलस व हॉलैंड का। किसका? डगलस व हॉलैंड इसका आंसर राइट होने वाला है। तो आप देख सकते हैं डगलस व हॉलैंड। नेक्स्ट अपने अगले क्वेश्चन की तरफ अगर अपन चलें बच्चों, तो निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रबलक नहीं है? मतलब द्वितीयक प्रबलक नहीं है। द्वितीयक नहीं है मतलब कौन सा है? प्राथमिक है। तो प्राथमिक प्रबलक इसमें पूछा है आपसे, और प्राथमिक है कौन सा? तुम्हें अच्छी तरीके से पता है और बता भी सकते हो। भोजन, प्रशंसा, श्रेणियां, या धन। तो सबसे पहले आपको धन चाहिए या भोजन चाहिए? प्रशंसा चाहिए या भोजन चाहिए? ग्रेडिंग चाहिए या भोजन चाहिए? निस्संदेह आप भी यही कहने वाले हो कि भोजन। क्या? भोजन। तो भोजन इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? भोजन इसका राइट आंसर होगा बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। किसी समस्या के मूल और अलग अलग समाधानों के साथ आने की क्षमता एक खाली जगह की प्राथमिक विशेषता है। किसी समस्या के मूल मतलब कोई भी समस्या है, उसका एक उत्तर तो आना ही चाहिए, उसके साथ साथ अलग अलग समाधान भी आने चाहिए। एक उत्तर के साथ साथ अलग अलग समाधान भी आने चाहिए। और ऐसी विशेषता मतलब ये जो विशेषता है किसकी प्राथमिक विशेषता है? पिछड़े बालकों की। ऐसे बालक जो अपने
आयु स्तर के बच्चों के समान शैक्षिक उपलब्धि नहीं रखते हैं, क्या ऐसे बच्चों में ये योग्यता हो सकती है? नहीं हो सकती। सृजनात्मक बालक में, आत्म केंद्रित बालक में, मानसिक मंदित बालक में, मेंटली रिटायर्ड चाइल्ड के अंतर्गत। तो इसका जो राइट आंसर है ना, इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपके सृजनात्मक बालक। क्या? सृजनात्मक बालक। और सृजनात्मक बालक का जो संबंध है, सृजनात्मक बालक का जो संबंध है बच्चों, वह होता है अपसारी चिंतन से। किससे? अपसारी चिंतन से इसका संबंध है। और अपसारी चिंतन को ही आप आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स आप कहते हैं। इसको आप इस तरीके से, इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि 5 + 2 कितना आंसर होगा, तो आप हम सभी मिलके बोलेंगे कि सर 7 होगा। अच्छा, 5 और 2 ऐड करने पर क्या संख्या प्राप्त होती है? 7 संख्या प्राप्त होती है। मुद्दे की बात ये आती है कि मैं ऐसी कौन कौन किसी संख्याओं का कैलकुलेशन करूं जिससे मुझे 7 प्राप्त हो। क्या अब ऐसी स्थिति में क्या एक संख्या तुम्हारे जहन में आ सकती है? असंख्यों संख्या तुम्हारे जहन में आ सकती हैं। और यही एक कारण है, ऐसा समाधान जिसका, ऐसा समाधान, ऐसा समाधान जिसका एक मूल ऐसी समस्या जिसका मूल समाधान तो हो, ऐसी समस्या जिसका मूल समाधान तो हो ही, उसके साथ साथ विभिन्न समाधान भी हों, विभिन्न समाधान भी हों। और ऐसी स्थिति को ही आप क्या कहते हैं बच्चों? सृजनात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? सृजनात्मक बालक आप कहते हैं। क्या कहते हो बच्चों? सृजनात्मक बालक आप कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेलक ने व्यक्तित्व मापन के लिए तैयार किए गए बालकों के प्रासंग बोध परीक्षण हेतु क्या आयु वर्ग रखा? प्रासंग बोध परीक्षण, बालकों के प्रासंग बोध परीक्षण। सिंपल सा आपने याद किया होगा बेलक। क्या? बेलक। और बेलक का सीधा सा उन्होंने लियोपाल्ड बेलक, लियोपाल्ड बेलक आपने नाम सुना। और इस लियोपाल्ड बेलक की अगर अपन देखें तो यह एक व्यक्तित्व से संबंधित यह प्रश्न है। और व्यक्तित्व मापन की विधियां, व्यक्तित्व मापन की विधियों से संबंधित यह एक प्रश्न है। और जो कौन से एक कौन सी विधियां हो सकती हैं? व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधि या प्रक्षेपी विधि? प्रक्षेपी विधि। कौन सी विधि? प्रक्षेपी विधियों से संबंधित है। और प्रक्षेपी विधियों में कौन सी विधि? CAT। क्या बच्चों? CAT, चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट, जिसको आप बाल प्रासंगिक परीक्षण आप कहते हैं। क्या कहते हो? बाल प्रासंगिक परीक्षण, बाल प्रासंगिक परीक्षण, प्रासंगिक परीक्षण आप कहते हैं। और इस बाल प्रासंगिक परीक्षण के अंतर्गत अपन अगर बात करें, बाल प्रासंगिक परीक्षण की अपन अगर बात करें, तो यह बाल प्रासंगिक परीक्षण किसके द्वारा दिया गया? लियोपाल्ड बेलक के द्वारा दिया गया। इस परीक्षण के अंतर्गत आयु वर्ग, इस परीक्षण के अंतर्गत इन्होंने कार्डों की संख्या रखी थी 10, जिस पर जानवरों के चित्र थे। किसके चित्र थे? जानवरों के चित्र, जानवरों के चित्र थे, जानवरों के चित्र थे। तो अगर हम बात करें कि इसमें आयु वर्ग क्या था, तो इसके अंतर्गत आयु वर्ग 3 से 10 वर्ष था। इस परीक्षण में आयु वर्ग क्या था बच्चों? 3 से 10 वर्ष था। तो आपके सामने 3 से 10 वर्ष राइट आंसर। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन रहे। तो बच्चों, आज हम 20 क्वेश्चनों की सीरीज लेकर के आए हैं। लगभग 20 क्वेश्चन हैं ये। और इन क्वेश्चनों को आगे अपन डिस्कस करेंगे अगली सीरीज में, अगले वीडियो में। इससे आगे के प्रश्नों को अपन हल करेंगे। उम्मीद है इन प्रश्नों को सॉल्व करके तुम्हें भी थोड़ा अच्छा लगा होगा। और इसी सीरीज के साथ जुड़े रहें। इसी चैनल को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।